हेलो मेरे दोस्तों, आप सुनना शुरू कर दिए इंजीनियर कार्तिकेय एसएससी को। आशा करता हूँ कि आप बड़े मस्त स्वस्थ और मज़े में होंगे। और इसके पहले बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि मैंने दो शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, फर्स्ट के 40 क्वेश्चन का एनालिसिस करवाया। आज मैं 9 जून थर्ड शिफ्ट का 40 के 40 क्वेश्चन का एनालिसिस करवाने जा रहे हैं। यहाँ पर आईटीटी कुछ क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चनों का पोस्ट मार्टम भी करेंगे हम। चलो ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चन पर कम से कम 8-10 क्वेश्चन आपके पूरे तैयार होने वाले, उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चनों का क्या कहते हैं वो करेंगे। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो कोई मतलब नहीं। एनालिसिस का मतलब ये होता है कि एक क्वेश्चन के साथ जितने रिलेटेड होते हैं उन सब का रिवीजन हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आज के शिफ्ट में क्वेश्चन आए हुए, जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद गुप्त शासक कौन बना, राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना किसने हुई, बारहवीं किसान आंदोलन किससे संबंधित है, शारदा सिंह को किस भाषा के लिए जाना जाता है। चलो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं आगे। मेरे प्यारे दोस्त, एक क्वेश्चन आया हुआ है कि गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है। मैं गीत गोविंद ही नहीं, कई पुस्तकों का लेखक बता रहा हूँ। देखो, लोकमान्य तिलक इसके हैं, गीत गोविंद के, ठीक है ना। गीता रहस्य गीत गोविंद को तिलक जी हैं। तिलक को और क्या कहा जाता है, तिलक को इन्होंने केसरी भी लिखा था, एक याद रखिए, केसरी। और द मराठा किसकी हैं, तिलक की हैं। केसरी किस में थी, केसरी मराठी में थी और द मराठा अंग्रेजी में थी जबकि नाम से नहीं समझ में आ रहा। द मराठा किस में थी, अंग्रेजी में, और केसरी किस में थी, केसरी तुम्हारा मराठी में थी। और इसके अलावा और 2-3 याद कर लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड आएगा ही आएगा। जैसे मान लीजिए कर्मयोगी युगांतर, ये किसके हैं, अरविंद घोष के। अरविंद घोष के जो हैं इनके एक कर्मयोगी और युगांतर, ठीक है ना। कर्मयोगी युगांतर, ये अरविंद घोष के हो गए। चलो, इसके अलावा और 2 बता रहा हूँ, उसको भी आप नोट डाउन कीजिए। एक आप याद कीजिए, भवानी मंदिर अरविंद कुमार घोष का है। किसका है, भवानी मंदिर, ये किसका है, अरविंद कुमार घोष का है, ठीक है ना। किसका है, अरविंद नहीं, सॉरी, बारिंद कुमार घोष का है। थोड़ा नाम में चेंजेस आया, बारिंद कुमार घोष का है। तो भवानी मंदिर किसका है, बारिंद कुमार घोष। संवाद कमेटी राजा राम मोहन राय की है, आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है ना। और संवाद कमेटी राजा राम मोहन राय की है। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की थी। नील दर्पण किसकी है, दीनबंधु की है। इसको भी ध्यान दीजिए, दीनबंधु की कौन सी है, नील दर्पण। कौन सी है, नील दर्पण, ठीक है ना। नील, इनकी वजह सत्यार्थ प्रकाश किसकी है, दयानंद सरस्वती जी की है। और इसके बाद तुम्हारा बंदी जीवन किसका, सचिंद्र नाथ सन्यास। बंदी जीवन भी याद कीजिए, बंदी जीवन। देखो, एनालिसिस का मतलब ही होता है, जब तक 4-6 क्वेश्चन से रिलेटेड ना याद हो कोई मतलब एनालिसिस, वही क्वेश्चन पर ये आने वाला है नहीं भाई, बड़ा मुश्किल है। सचिंद्र नाथ सन्यास, ये का है बंदी जीवन और एक आप ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो नेहरू जी की है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी है, नेहरू जी की है। और एक याद कीजिए, प्रॉपर्टी अन ब्रिटिश रूल, बहुत इंपॉर्टेंट, प्रॉपर्टी अन ब्रिटिश रूल, दादा भाई नौरोजी जी की है। प्रॉपर्टी अन ब्रिटिश रूल, प्रॉपर्टी अन ब्रिटिश रूल। दोस्त एक और याद कीजिए, इंडिया फॉर इंडियन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इंडिया फॉर इंडियंस, ये किसकी है, इंडिया फॉर इंडिया से चित्तरंजन दास, CR दास। मोतीलाल नेहरू CR दास ने 1924 ईस्वी में एक संस्था की स्थापना की, उसका नाम बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आया हुआ था वो बहुत ही बदनिहायत क्वेश्चन आ गया है जिसका कोई ताल्लुक नहीं है। एशियाई विकास बैंक के बोर्ड और गवर्नर्स की 58वीं वार्षिक बैठक कहाँ हुई थी। तो भैया ये इटली में हुआ था, ये करंट अफेयर से है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्त, अगला क्वेश्चन पॉलिटी का है। पॉलिटी के ढेर सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ध्यान देना। 104वां संविधान संशोधन आया है। 104वां संविधान संशोधन का पूरा पोस्टमार्टम करने वाला हूँ। सबसे पहले 104वां संविधान संशोधन 2000 कब आया था। 104वां संविधान संशोधन, ये अधिनियम 2019 का है, लेकिन आया कब गया है, 2020 में आया था लोकसभा। ये SC और ST के संरक्षण के लिए है। और एंग्लो इंडियन थे, कि एंग्लो इंडियन की कितनी क्या कहते हैं उसके पद थे, तो लोकसभा में 2 थी और राज्यसभा में 1 थी। इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया था इसी के अनुसार। और ये 126वां क्या है, 126वां क्या है, 126वां संविधान विधेयक है, संविधान संशोधन विधेयक। 126वां संविधान संशोधन विधेयक है। और संशोधन कौन सा, 104वां। किस साल हुआ था ये, 2019 का वो है संशोधन विधेयक है, लेकिन ये पास कब हुआ, 2020 में ये हो गया, ठीक है ना। 2020 में ये हो गया। 104वां संविधान संशोधन, 126वां विधेयक, और SC ST और एंग्लो इंडिया समाप्त, एंग्लो इंडिया से रिलेटेड ये हमारा वो था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस 104 में एक चीज़ और किया गया था कि जो हमारी SC ST की रिजर्वेशन है उसको 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया था, यानी कि 2030 तक कर दी गई थी। यह संशोधन संविधान के 334वें में किया गया। ये भी पूछ सकता है कि ये जो 10 साल बढ़ाया जा रहा है SC ST का संशोधन, वो किसके द्वारा, किस में संशोधन किया जा रहा है, 334 में है, ठीक है ना। 334 में संशोधन। मेरे प्यारे दोस्त, जो 334 है, 334 आर्टिकल है, उसमें क्या दिया गया है, तो यह है स्थानों के संरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का 70 वर्ष के पश्चात ना रहना। ये भी ध्यान देना कि इसमें ये चीज़ बताया गया है। दोस्त अगर यहाँ पर आए हैं तो 105वां भी देख लिया जाए, ठीक है ना। तो 105वें में क्या दिया गया है, तो 105वें में क्या दिया गया है, 105वां संविधान संशोधन मुख्य रूप से राज्य सरकारों का सामाजिक और शैक्षणिक, मतलब OBC के लिए ये मान्यता कुछ किया गया है कि कौन OBC में आएगा और कौन नॉन क्रीमी लेयर, या ये सब किया गया है। और ये जो संविधान संशोधन हुआ है 2021 में हुआ था।
और वो वाला 2020 में हुआ था। ये कौन सा विधेयक है? ये 127वां विधेयक है। इसके पहले वाला 126वां विधेयक है। और इसको किसने स्टार्ट किया था? इसको स्टार्ट किया था हमारे 105 की बात कर रहा हूँ। इसको स्टार्ट किया था वीरेंद्र कुमार ने। किसने स्टार्ट किया था? वीरेंद्र कुमार ने, ठीक है ना, वीरेंद्र कुमार ने स्टार्ट किया था। इसमें क्या किया गया, ओबीसी में कौन कौन आएगा इसका निर्धारण राज्य करेगा। इसमें क्या किया गया था कि ओबीसी में कौन कौन आएगा इसका निर्धारण राज्य करेगा। ये किस संविधान संशोधन में 105वां अधिनियम कौन सा है? 127। तो 126वां याद हो गया। अब इसके अलावा आप 101 बताइए क्या है? 101 जीएसटी है, लिखूंगा नहीं, 101 जीएसटी है, 1 जुलाई 2027 को लागू 17 को लागू हुआ। 102 क्या है? ओबीसी। 338 बी में संशोधन किया गया। 338 जो है एससी है। 338 ए जो है एसटी है। और 338 बी जो है ओबीसी है। 103 संशोधन में क्या किया? ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्वेशन, ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्वेशन 104 जानी था। और ईडब्ल्यूएस 2019 में हुआ था। 102वां संविधान संशोधन 2018 में हुआ था। 101वां संविधान संशोधन 2017। यानी कि कहने का मतलब है 101 2017 में हुआ, और 102 2018 में हुआ, 103 2019 में हुआ, 104 2020 में हुआ, 105 2021 में हुआ। ये डायरेक्ट 2001 से पूरा ये याद कर लो। एक और बच रहा है, वो था 106वां संविधान संशोधन अभी हाल में ही हुआ था। और इसमें नारी शक्ति संशोधन किया गया था। इसमें 33% महिलाओं को राज्यसभा और लोकसभा में आरक्षण दिया गया। कितने परसेंट? 33%, याद रखना, ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्त। इस तरह से एनालिसिस आप करते हैं तो कुछ तो फायदा होने वाला है। बाकी क्वेश्चन देख लो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ एनालिसिस 100% एक बहुत बेहतरीन तरीके से कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है फिर से संशोधन से है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया? सबसे पहले इसका पोस्टमार्टम करते हैं। तो 1911 में तीसरा दरबार लगा। दिल्ली का कौन सा दरबार लगा था? तीसरा दरबार लगा था। टोटल 3 दरबार लगे थे। वहाँ पर यह डिसीजन लिया गया कि बंगाल का विभाजन रद्द होगा और दिल्ली को हमारी क्या कहते हैं राजधानी बनाई जाएगी। और ये 1991 में किस संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया था? हमारा वो था 1991 में 67 संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया था। इसके राज्य के लिए एक राज्य विधानसभा मंत्रिपरिषद बनाई गई। अच्छा, दिल्ली में कितने प्रतिशत लोकसभा में सीटें हैं? सब में 15% है और यहाँ पर केवल 10% सीटें हैं ध्यान देना ये चीज़। और आगे बढ़ते हैं। और बताइए, दिल्ली आ गया तो दिल्ली के सीएम कौन है? सीएम भी पूछ रहा है। दिल्ली के सीएम रेखा जी हैं। किससे हैं? बीजेपी से हैं। और इसमें एक विधानसभा विधान परिषद बनाई गई। अच्छा, ये यहाँ के राज्यपाल उप राज्यपाल कौन है अभी? ये आदित्यनाथ जी पहले उप राज्यपाल बने। इस समय क्या कहते हैं राज्यपाल कौन है ये भी बताइए आप। दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश माना गया किस अनुच्छेद में दिया गया है? 239 ए में, 239 ए में। अगला क्वेश्चन पुरस्कार से है, बिल्कुल आसान है। गोल्डन बॉस में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर का पुरस्कार किसने दिया? एमिलिया पेरेज को। अगला क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है। वो क्वेश्चन ये है कि हमारा जो भारत और सैन्य सीमा निगरानी करने के लिए निजी क्षेत्रों की मजबूती भागीदारी के साथ इसरो अगले 5 वर्ष में 52 निगरानी उपग्रहों पर की योजना बना रहा है, जिसमें से कितने सैटेलाइट प्राइवेट हैं? तो जिनमें से टोटल 52 उपग्रह क्या हैं? उपग्रह में आधे का निर्माण निजी कंपनी द्वारा किया। अच्छा, 52वां संविधान संशोधन में क्या किया गया था? 52वां संविधान संशोधन भूमि सुधार आंदोलन। अब 52वें अनुच्छेद में क्या है? राष्ट्रपति ये भी याद रखो। पकानी को कदी दशम याद है ना? हाँ, याद रहना चाहिए। एक क्वेश्चन आया था कि बिहार कोकिला किसे कहा जाता है? बिहार कोकिला जो है, भारत कोकिला कौन है ये भी बता दीजिए। भारत कोकिला कौन है? सरोजिनी नायडू। बिहार कोकिला कौन है? शारदा सिन्हा एक भारतीय लोक हिंदुस्तानी गायिका है। शारदा सिन्हा को बिहार कोकिला कहते हैं। मुख्य मैथिली भोजपुरी में गाया जाता है इनको बिहार कोकिला। भारत कोकिला तो सरोजिनी नायडू को। मेरे प्यारे दोस्त, अगला क्वेश्चन है कि सेफ्टी वॉल सिद्धांत का उपयोग नरम पंथियों पर किसने हमला किया था? तो लाला लाजपत राय ने किया था 1916 में। अपने यंग इंडिया में सेफ्टी वॉल का सिद्धांत दिया था। यंग इंडिया किसकी है? हमारे लाला लाजपत राय की है। लाला लाजपत राय की है। और इसके अलावा और बताइए, एक आज़ाद हिंद सरकार और आज़ाद हिंद फौज ये किसने शुरुआत की थी ये भी बताइए। अब आई गए हो तो पोस्टमार्टम करते हैं, देखो कितने क्वेश्चन कराने उन्होंने। सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज बताइए। आज़ाद हिंद सरकार, अगर आज़ाद हिंद सरकार की बात करें सुभाष चंद्र बोस से, कौन से थे? सुभाष चंद्र बोस। आज़ाद हिंद सरकार सुभाष चंद्र बोस जी के। आज़ाद हिंद फौज की जो संस्थापक थे वो कौन थे? रास बिहारी बोस, जिन्होंने 1907 में सूरत अधिवेशन में 1885 में जो कांग्रेस का स्थापना हुई थी उसकी क्या कहते हैं वो मेन उसके वो बने थे, अध्यक्ष बने थे। तो चलिए, उसके बाद आप बताइए फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस, आज़ाद हिंद सरकार सुभाष चंद्र बोस। और हरिजन सेवा कौन से थे? हरिजन सेवा संघ महात्मा गांधी पुणे से थे। और उसके बाद और बताइए, बहिष्कृत हितकारिणी बी आर अम्बेडकर के थे। बहिष्कृत हितकारिणी किसके थे? बहिष्कृत कौन से थे? बहिष्कृत हितकारिणी ये किसके थे? बी आर अम्बेडकर के थे। और बताइए, खिलाफत आंदोलन अली बंधुओं को थे। होम रूल लीग तिलक और एनिवेशन के थे। गदर पार्टी लाला हरदयाल थे 1913 में। गदर पार्टी याद रखिए, गदर पार्टी क्या है? लाला हरदयाल 1913 में। और उसके बाद अनुशीलन समिति, बहुत इंपॉर्टेंट, अनुशीलन समिति कौन सा था?
अनुशीलन समिति कब हुआ था? 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में हुआ था। अनुशीलन समिति 1907 में हुआ था। वारिंद घोष इसके लेखक थे। वारिंद घोष इसके वो थे। और वारिंद घोष कौन से? अनुशीलन समिति बोले तो वारिंद घोष 1907। ठीक है। अब अगला, सर्वेंट ऑफ इंडिया, सर्विस ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल गोखले थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे सर्वेंट ऑफ। गोखले को क्या कहते हैं? गोखले और अभी जान ही रहे हो, आया ही था केसरी और मराठा। चलो, दामोदर सावरकर, अभिनव भारत संस्था, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिनव भारत संस्था, ये किसके थे? डीसी सावरकर ने थे, डीसी सावरकर। ठीक है ना। और एक आप बताइए, थियोसोफिकल सोसाइटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। थियोसोफिकल सोसाइटी, मैडम ब्लस्की एंड कर्नल आर्ट, कौन सी थी? ये मैडम थियोसोफिकल, मैडम ये बलस्की एंड कर्नल आर्ट, ये मैडम बलस्की एंड कर्नल, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना। ठीक है ना। अगला एक और बताइए कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडु ने किया था, या ठीक है ना। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडु ने की। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की? दादा भाई नौरोजी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। और साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? सर सैयद अहमद खान ने। और थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ब्लस्की ने। और सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले, अभी मूवी आई थी फुले। और एक और याद कीजिए, वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ ठाकुर ने किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया। देख रहे हो भैया, एक क्वेश्चन कितने 20-20 क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन करंट अफेयर से है। वो आया था कि 2025 में 3 मई को किस देश में संघीय चुनाव हुआ था? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना। अगला चुनाव भी करंट अफेयर से है, अगला क्वेश्चन भी करंट अफेयर से है। और ये आया था कि बाबा भीमराव अम्बेडकर की 69वीं पुण्यतिथि महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया गया, या किस तारीख को था? 6 दिसंबर 2024 को। ठीक है ना। लेकिन 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? इनकी पूर्ण तिथि। मेरे प्यारे दोस्त, अभ्यास से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है ना। तो एक सीरीज रखूंगा अभ्यास के लिए। और अभ्यास में क्या है, जैसे डिफेंडर हो गया और कई अभी आए हैं। ठीक है ना। और दो अभी ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है कि AIKEYME 2025 अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम इंगेजमेंट किस बल से संबंधित एक संयुक्त अभ्यास है जो भारत और अफ्रीका देशों के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाने के लिए आयोजित किया गया है? तो वायुसेना, और ये सब ऑप्शन दिया हुआ था उसमें। तो ये जो हुआ था वो नौसेना अभ्यास, नौसेना के द्वारा किया गया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो आया था वो राष्ट्रीय किसान आयोग से संबंधित था, जो कि अभी मैंने स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा डिस्कस किया था। इसका जो था वो स्वामीनाथन जी थे। और वर्गीस कुरियन क्या थे? श्वेत क्रांति के जनक, यही था ना वर्गीस कुरियन? कि हरित क्रांति के जनक? नहीं, श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन थे। और पीली क्रांति के जनक कौन है, ये भी बताइए। और हरी क्रांति के जनक ये भी याद करके बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। अगला जो क्वेश्चन आया हुआ है वो स्टैटिक्स है। वारली किसान आंदोलन किस क्षेत्र से संबंधित थे? वारली किसान आंदोलन ये महाराष्ट्र से संबंधित थे। महाराष्ट्र से संबंधित थे। कौन सा आंदोलन था? अब इसमें आंदोलन कुछ बता ही देते हैं। ठीक है ना। आंदोलन बहुत, तो आंदोलन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं भारतीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में। कहाँ पर? ये ह्यूम में डीसी, पहले इसके डीसी बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष रहे हैं। चलिए आगे बताइए। भंग आंदोलन 1905, भंग आंदोलन 1905 कहाँ पर? बंगाल के विभाजन के विरुद्ध स्टार्ट किया गया था। लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? लखनऊ पैक्ट बताइए। लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। अगला रोलेट एक्ट कब हुआ था? 1919। रोलेट एक्ट कहाँ हुआ था? 1919 में हुआ था। अगला जो हुआ था खिलाफत आंदोलन का शौकत अली मोहम्मद अली के बीच 1919 में ही हुआ था। अगला क्वेश्चन चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था। कहाँ पर? गोरखपुर में हुआ था चौरी चौरा कांड। कौन सा? चौरी चौरा कांड। अगला क्वेश्चन स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। अगला है बारदोली सत्याग्रह आंदोलन, ये गुजरात के किसानों के द्वारा हुआ था। ये कौन से इसके मेन थे? भाई सरदार पटेल जी। बारदोली का संबंध सरदार पटेल जी से था। ठीक है ना। आगे बताइए। इन्हें में लौह पुरुष बोला गया था। अगला बताइए, स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब की गई थी? स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब की गई थी? 2 जनवरी 1930 को। 2 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस की घोषणा की गई थी। 1930 को, 2 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस की घोषणा की गई थी। 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने के लिए घोषणा किया गया था। इस दिन घोषणा की गई थी। और कब मनाया जाएगा? 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस बनाई जाएगी। नमक आंदोलन 1930 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। और पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। और फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1939 में हुआ था। पाकिस्तान की मांग 1940 में हुआ था। अगस्त प्रस्ताव 1940 में हुआ था। कृषि मिशन 1942 में हुआ था। और ये इतने थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया बहुत बढ़िया। अप्रत्यक्ष रूप से जीएसटी ही आता है। अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है वो है जीएसटी। जीएसटी का 2007 में 17 में आया था। और 101 संविधान संशोधन कब आया था? 2017 में आया था। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन नृत्य से आ गया है कि ठुकरी निम्नलिखित किस राज्य से है? तो नृत्य। तो मेरे प्यारे दोस्त, आइए नृत्य और संगीत का पोस्टमार्टम करते हैं। तो इसका जो ठुमरी कह रहा हूँ, ठुमरी है जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है बताइए? उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कथक है। कथक किसके? बिरजू महाराज, लक्ष्मण महाराज, ये सब थे। कौन सा क्या है? कथक है। ठीक है ना। अच्छा, भारतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ये भी बताइए, भारतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है।
और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। उड़ीसा का कथकली और मोहिनीअट्टम ये किसका है? केरल का है। तो केरल का क्या हो गया? कथकली, मोहिनीअट्टम। केरल के दो हैं, कौन कौन से? कथकली और मोहिनीअट्टम। और एक शास्त्रीय डांस जो है वो कहाँ का है? असम का है। कहाँ का है? असम का। शास्त्रीय डांस, ठीक है ना। शास्त्रीय डांस ये कहाँ का है? असम का है। असम में अहोम जन आंदोलन हुआ था, ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन आप बताइए कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है नागालैंड में मनाया जाता है, ठीक है ना। हेमिस लद्दाख में मनाया जाता है। हेमिस कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में मनाया जाता है। और बताइए आप लोग, हेमिस कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में मनाया जाता है। अब उड़ीसा की बात ध्यान दीजिएगा। उड़ीसा की ध्यान दीजिएगा। रज पर्व उड़ीसा में कौन सा है? रज पर्व। उड़ीसा में क्या है? रज पर्व। और बताइए नुआखाई, धानु यात्रा। नुआखाई और धानु यात्रा। धानु यात्रा के अलावा एक बोईटा बंदरा याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा है? बोईटा बंदना। ये भी कहाँ का है? उड़ीसा का है, ठीक है ना। उड़ीसा के 4 याद करना, बोईटा बंदरा उड़ीसा, धानु यात्रा, रज पर्व, नुआखाई। एक हरेली और हरेला याद करना। हरेली मतलब छत्तीसगढ़, हरेली हरेला। हरेली हरेला छत्तीसगढ़ का हरेली, छत्तीसगढ़ का हरेली, हरेली ली लिया रहा। और हरेला उत्तराखंड का है, ठीक है ना। एक आप याद कीजिएगा, सिग्मो कहाँ का है? गोवा का है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्त। अगला क्वेश्चन गुप्त से आया था कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमशिला के बाद किसने शासन किया? तो वो कुमारगुप्त था। अच्छा, समुद्रगुप्त को बीड़ा बजाने वाली, तो उससे क्या कहते हैं, कुछ इससे संबंधित था, सिक्के चलवाए थे। और समुद्रगुप्त को क्या था? भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त बताओ क्या कहते हैं? भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। कौन सा नेपोलियन? भारत का नेपोलियन। अच्छा, ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहते हैं। किसको? नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन, जो मयूरभंज ले गया था। मेरे प्यारे दोस्त, अगला आ गया है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार मद्रास बॉम्बे की प्रेसिडेंसी किसको रिपोर्ट करती है? तो मेरे प्यारे दोस्त, बंगाल के गवर्नर जनरल, ठीक है ना। इसके पहले मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, ये इस समय बंगाल के गवर्नर कौन से? सबसे पहले आप ये बताइए। वारेन हेस्टिंग्स हैं। कौन से थे? वारेन हेस्टिंग्स। यहाँ पर अंतिम गवर्नर कौन थे? वो 1773 के अनुसार बताया गया। तो वारेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल थे और अंतिम गवर्नर थे। प्रथम गवर्नर जनरल कौन से थे? वारेन हेस्टिंग थे। और अंतिम गवर्नर कौन से थे? वारेन हेस्टिंग थे। ये याद रखना। मतलब कि 1773 ईस्वी में से ही जो गवर्नर का पद था उसको समाप्त कर दिया गया, यानी कि 1773 में ये था। और रेगुलेटिंग एक्ट इसके अनुसार यहाँ पर, और इसके पहले कौन सा था? रॉबर्ट क्लाइव था। रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन की व्यवस्था की थी। भी ध्यान देना, उसे स्वर्ग से उत्पन्न हुआ सेनानायक भी कहा जाता था रॉबर्ट क्लाइव को। चलो आगे बताइए, वारेन हेस्टिंग्स कौन हुआ? वारेन हेस्टिंग्स ये प्रथम गवर्नर, अंतिम गवर्नर था और प्रथम गवर्नर जनरल था। चलो इसका आंसर बताते हैं। इसका जो आंसर है वो हमारा भारत के गवर्नर जनरल, जो अभी बता रहा हूँ कि यही चीज़ हमारा यहाँ पर चेंज हुआ था। मतलब कि जो हमारा गवर्नर वाला पद था, कौन सा था, इसको खत्म किया गया और गवर्नर जनरल ये स्टार्ट हुआ। तो पूछेगा फर्स्ट कौन सा था? तो वारेन हेस्टिंग था। और अंतिम गवर्नर कौन सा था? वारेन हेस्टिंग था। और पहला गवर्नर कौन सा था? रॉबर्ट क्लाइव था। भारत का गवर्नर जनरल कौन सा था? ये बताइए आप लोगों को। प्रथम भारत का गवर्नर जनरल, भारत का जो गवर्नर जनरल, प्रथम भारत का गवर्नर जनरल था वो था, क्या कहते हैं, बेंटिंग था। कौन सा था? बेंटिंग। बेंटिंग का पूरा नाम क्या है? विलियम बेंटिंग। ये कब हुआ था? 1833 में। चार्टर एक्ट 1833 के अनुसार बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1773 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। 1833 में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वह बेंटिंग साहब थे। और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? वो तो बेंटिंग ही साहब थे, क्योंकि उसी समय हुआ था। और एक क्वेश्चन और बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे दोस्त। 1857 की जब क्रांति हुई थी तो वहाँ पर जो भारत का गवर्नर जनरल था उसको प्रथम वासराय बना दिया गया। कौन क्या बना दिया गया? वासराय बना दिया गया। याद रहेगा ना। और आप देखो, पहले गवर्नर से गवर्नर जनरल, फिर भारत का गवर्नर जनरल, फिर वासराय बना दिया गया। वासराय किसको बनाया गया था? कैनिन को। तो भारत का प्रथम वासराय कौन सा था? कैनिन को। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन सा था? कैनिन को था। कब हुआ था? 1857 की क्रांति के बाद, ठीक है ना। तो ये याद रखना है, भूलोगे नहीं। अगला क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के उपयोग किया गया? वो अनुच्छेद 37 है। चलो 37 में पढ़ के बता रहा हूँ, ध्यान देना, ठीक है ना। इस अनुच्छेद में बताया गया है कि यह स्पष्ट करता है कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, लेकिन ये राज्य के लिए शासन सिद्धांतों के रूप में जाना जाएगा। ये 37 में ही कहा गया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है साइंस हिस्ट्री से है कि शक शासक जिन्हें स्किथिनिया भी कहा जाता है वह किस क्षेत्र से आते थे? वो आते थे मध्य एशिया से। कहाँ से आते थे? मध्य एशिया से। अगला क्वेश्चन आया था कि अस्मिता ऋण योजना किस बैंक द्वारा शुरू की गई थी? विशेष ऋण योजना है, SBI द्वारा की गई थी। मेरे प्यारे दोस्त, अगला क्वेश्चन आया था कि आयु वर्ग में भारत में बेरोजगारी कितने दर पर? वो 3.2 है। क्वेश्चन कंप्यूटर से है। कंप्यूटर में कई क्लास करवा दिया हूँ और उसको जाकर आप देख सकते हैं। तो कंप्यूटर में क्या पूछा है कि कंप्यूटर में किस सुविधा के माध्यम से बार बार किसी एप्लीकेशन की एक ही फाइल को जल्दी और आसानी से क्रिएट किया जाता है? वो हमारा आंसर ये है, क्विक एक्सेस से।
मेरे प्यारे दोस्त, अगला क्वेश्चन है कि MS ऑफिस 365 में किसी टेस्ट से फिजियोफॉर्मेटिक जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडर आदि को हटाने के लिए कौन से शॉर्टकट कीबोर्ड का यूज किया जाता है? वो है कंट्रोल स्पेस बार। और शिफ्ट टैब से हम एक फाइल से दूसरे फाइल को जल्दी से उसमें कर सकते हैं, ठीक है ना। मेरे प्यारे दोस्त, एक क्वेश्चन आया था कि भारत की जनसंख्या 2036 तक कितनी हो जाएगी? एक अनुमान लगाया गया था। सांख्यिकी एवं कार्य मंत्रालय द्वारा जारी भारत में महिला और पुरुष 2023 नामक रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या 2026 में 152 करोड़ हो जाएगी। क्वेश्चन पॉलिटी से है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता ये किस में है? तो 39 के ए में है। 39 के ए में है। 40 में क्या है? पंचायत है। 40 में क्या है? पंचायत है। और 47 में क्या है बताइए? 47 में क्या है? पोषण है। 48 में क्या है? कृषि और पशुपालन है। 48 के ए में क्या है? पर्यावरण है। 49 में क्या है? राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण है। 50 में क्या है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि। 51 ए में क्या है? हमारा मूल कर्तव्य, जिसको पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन देखो कितना आसान है, कंप्यूटर से आता है। सीपीयू का कौन सा भाग नहीं है? सीपीयू का 3 भाग होते हैं, ALU, CU और मेमोरी। ये 3 पार्ट होते हैं, इसके अलावा जो नहीं हो वो आप टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आया था कि बी चिदम्बरम पिल्लई भारत के स्वतंत्रता सेनानी से किस क्षेत्र से संबंधित है? तमिलनाडु से थे। ये तो यहाँ सबको रटा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन साइंस से था और ये पूछा गया था मिश्नर द्रव कैसे अनुचुंबकीय और लौहचुंबकीय व्यवहार करता है? मतलब क्या अनुचुंबकीय या लौहचुंबकीय? देखो, सबसे पहले जो मेसनर इफेक्ट होता है वो क्या कहते हैं, तुम्हारा जो पैरामैग्नेटिक का पार्ट है, ठीक है ना। डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक 3 प्रकार से होते हैं। तो सुपर कंडक्टर जो मेसनर व्यवस्था में रूप में डायनामैग्नेटिक होते हैं, फंसे हुए चुंबकीय प्रवाह के कारण पैरामैग्नेटिक व्यवहार की व्यवहार करते हैं। कुल मिलाकर कहने मतलब डायमैग्नेटिक क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक का व्यवहार करेगा। यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा वो अनुचुंबकीय होगा या लौहचुंबकीय होगा, तो वो पैरामैग्नेटिक यानी अनुचुंबकीय हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन आया था कि दामोदर नदी से होकर दामोदर नदी किस प्रकार से निकलती है? दामोदर जो झारखंड के छोटा नागपुर से निकलती है। और दामोदर कहाँ पर है बताइए? केरल में है। हुगली नदी, दामोदर कहाँ? केरल में कहाँ है बताइए आप लोग कमेंट करके। हुगली नदी से निकलने पर 368 मीटर की दूरी तय करती है। क्वेश्चन आया था साइंस से आया था, वो आया था CCl4 टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका प्रयोग कहाँ होता है? अग्निशमन यंत्र में। इसमें CO2 भी होती है, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी होता है। मेरे प्यारे दोस्त, आ गया दाढ़ी वाला बाबा। ये मूर्ति बनाई सामग्री कहाँ से मिली थी? मोहनजोदड़ो में मिली थी, ठीक है ना। दाढ़ी वाला बाबा हो गया, मूर्ति नर्तनी हो गई, स्नानागार हो गया, ये सब। और जो दाढ़ी वाला बाबा मिला था मोहनजोदड़ो में, वो मूर्तियाँ तांबे और टिन से बनी हुई थी, ये भी ध्यान दीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्त, यहीं पर ये एनालिसिस खत्म होता है और ये पूरे 40 के 40 क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। ये 9 जून थर्ड शिफ्ट के पूरे क्वेश्चन हैं और आपको देखो एक क्वेश्चन पर मैंने 10 क्वेश्चन क्या 15 किसी में करवा दिया है। तो एनालिसिस का मतलब ये होता है, बाकी क्वेश्चन देख लो, कोई फंसेगा नहीं। एनालिसिस का मतलब होता है कि जो क्वेश्चन आया हुआ है उससे रिलेटेड आप अगर नहीं समझ रहे हैं, नहीं बताया जा रहा, तो एनालिसिस कोई मतलब नहीं है। और ऐसे यूट्यूब चैनल से भी आप बचिए। मानता हूँ कि सब्सक्राइबर हमारे बहुत कम है, लेकिन जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ बहुत बढ़िया से विधिवत तरीके से करा रहा हूँ। आप इस चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए कि कैसा एनालिसिस रहा, ताकि हमें आपसे मोटिवेशन जो मिले उसी से मैं अनुसार अपने इस एनालिसिस को और बढ़िया बेहतरीन से बना सकूँ। चलिए ठीक है, आप लोग मस्त रहिए और एनालिसिस का वीडियो देखते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब भी करते रहिए। हर हर महादेव। प्रणाम दोस्तों, आप सुनना शुरू कर दिए हैं इंजीनियर कार्तिकेय SSC को। जैसा कि 9 जून का फर्स्ट शिफ्ट के 40 क्वेश्चन का डिस्कशन एनालिसिस मैंने बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से कर दिया है। आशा करता हूं कि आपको वो पसंद भी आया होगा। और ये सेकंड शिफ्ट के 40 क्वेश्चन आज मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूं। और अगर हमारे चैनल में को आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की जो घंटी है उसको भी आप दबाकर और इसके अलावा शेयर और कमेंट भी कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के 9 जून सेकेंड शिफ्ट के 40 क्वेश्चन। ये पूर्ण रूप से 100% ऑथेंटिक और 9 जून सेकेंड शिफ्ट के 40 क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ सही है तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ ही तुम्हें इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, जो पहला क्वेश्चन आया हुआ है ये पूछा था कि नायब सिंह सैनी कहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं? वो हैं हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री। राज्यपाल वहाँ के क्या है? जनरल बंडारू दत्ता। और लोक सीटें कितनी हैं? 10। राज्यसभा की सीटें 5, विधानसभा की 10। अब देखिए इस क्वेश्चन से आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि अगर ये मुख्यमंत्री पूछ रहा है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? CM आदित्यनाथ। इसी तरह झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? झारखंड के बताइए, हेमंत सोरेन। और आप बताइए दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? रेखा जी। रेखा जी किस पार्टी से हैं? BJP पार्टी से। तो बिहार में कौन है? नीतीश कुमार। तो इसी तरह आप मुख्यमंत्री भी याद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारी करंट अफेयर से था। इसमें यह पूछा था कि जो दिल्ली में है BJP की सरकार अभी बनी है, जहाँ की CM रेखा जी हैं, और जीतने के बाद कितनी सीटों से जीती? तो टोटल दिल्ली में 70 में से 48 सीटें हासिल की। 27 वर्षों के बाद वहाँ पर BJP सरकार बन पाई, ठीक है। इसके पहले कौन सी थी? आम आदमी पार्टी, ठीक है ना, आम आदमी पार्टी। चलिए ठीक है। अब इसके अलावा आपको ये भी ध्यान सकते हैं कि यूपी में कितनी सीटें हैं और BJP ने कितनी सीटें प्राप्त की, ये भी बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि यूपी बहुत बड़ा मुद्दा है। अगला क्वेश्चन है कि उड़ीसा सरकार ने हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को दूसरा राष्ट्रीय, चलिए सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है। और टोटल जो भारत में है टोटल राष्ट्रीय उद्यान बन गए हैं 107 और
इसके अलावा आप बताइए कि उड़ीसा से क्या कर्क रेखा गुजरती है? तो उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा हमारी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड और उसके बाद छत्तीसगढ़, इधर पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा से होकर जाती है। इसके पहले वाले शिफ्ट में अरुणाचल प्रदेश से पड़ोसी देश पूछा था कि पूरब में कौन सा देश था, वो था म्यांमार, और उत्तर में तुम्हारा चाइना है और पश्चिम में भूटान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा में मयूरभंज जिले में स्थित जिम कॉर्बेट उद्यान है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? जिम कॉर्बेट उद्यान की बात हो रही है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो तो जिम कॉर्बेट उद्यान जो है यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो इससे पहले हैबिस नेशनल पार्क के रूप में जाना जाता था। हैली नेशनल पार्क के रूप में जाना जाता था, उत्तराखंड में है। हैली नेशनल पार्क के रूप में जाने से उत्तराखंड। तो मणिपुर का एकमात्र केवल नाम जाओ तैरता हुआ उद्यान है। उद्यान है, इसको भी याद रखिए। इसके अलावा आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारा जो असम में है वहाँ पर एक काजीरंगा और ओरंग मानस है, ये बाघ रिजर्व है। और इसके अलावा आपको राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो काजीरंगा असम का है, डम्फा मिजोरम का है, नागरहोर कर्नाटक का है, दचिंगम जम्मू कश्मीर का है, पलामू झारखंड का है, भद्रा कर्नाटक का है, रणथंभौर राजस्थान का है, पेंच महाराष्ट्र का है। और सबसे पुराना जो है वो नेशनल हैली नेशनल पार्क है, सबसे पुराना, और सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। और भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य जो है नागार्जुन है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। सुल्तानपुर में, हरियाणा में, गुरुग्राम में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है। केबुल लामजाओ जाओ जानी था, अभी डिस्कस हो ही गया है मणिपुर में। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आसान आया था। भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है, बताइए। राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने और क्या काम किया? राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की और ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो ये दोनों याद रखिएगा। अब बताइए, राजा राम मोहन राय को के समय एक पुस्तक लिखी गई, उसका नाम बताइए। अगला जो क्वेश्चन था वो था चालुक वंश के संस्थापक था। चालुक वंश के संस्थापक कौन से थे? चालुक वंश के संस्थापक पुलकेशिन प्रथम थे। और ये बताइए पुलकेशिन द्वितीय का संबंध किससे था? एहोल एक वो था, एहोल, जो कि अहेल का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से था। पुलकेशिन द्वितीय जो कि पल्लव वंश के महेंद्र वर्मन को हराए थे। चालुक वंश के अंतिम राजा विक्रम कीर्तिवर्मन द्वितीय था, जो दंती दुर्ग ने हराया था। तो विजयादित्य चालुक वंश का सबसे लंबा समय तक शासन करने वाला व्यक्ति था। तो चालुक वंश के संस्थापक कौन था, आप ये बता सकते हैं? वंश के संस्थापक तुम्हारे कुनकेसर प्रथम थे। चलिए आगे। अब इसके अलावा आप पल्लव वंश भी तैयार कर लीजिए। सबसे पहले पल्लवों ने मगध पर आक्रमण किया था। पल्लवों ने सबसे पहले कहाँ पर क्या कहते हैं शासन किया था? मगध पर। मगध पर आक्रमण किया था। पल्लवों ने जो सबसे पहले क्या कहते हैं दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों में से एक थे, जो कांचीपुरम, तमिलनाडु के कांचीपुरम में शासन किया करते थे। पल्लवों ने मगध पर आक्रमण किया था, इसके लिए। और पल्लवों में सबसे पहले एक ध्यान देना आप लोग कि नरसिंह वर्मन प्रथम थे, जो महाबलीपुरम के एकारथ मंदिर को निर्माण किया था। और एक कैलाशनाथ मंदिर था, इसको किसने बनवाया था ये भी बताइए। कैलाशनाथ मंदिर पल्लवों ने बनवाया था, महाबलीपुरम में ही है। ये द्रविड़ शैली में बनाया गया था, ये भी ध्यान रखना। द्रविड़ शैली में बनाया गया, ये भी ध्यान रखना। और जो कैलाश मंदिर था, इसको किसने बनाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। इसके और राष्ट्रकूट भी याद रखिए, दंती दुर्ग से संस्थापक थे। और एक और याद कर लीजिए, चालुक वंश कल्याणी, चालुक वातापी और चालुक क्या कहते हैं वेगी। और एहोल अभिलेख का संबंध उनके साथ द्वितीय से शायद बता दिया। चोल के संस्थापक कौन से? विजयालय। चलो आगे। अगला क्वेश्चन आपका था 1985 का नागरिक अधिनियम किस राज्य का केंद्र शासित प्रदेश के अधिनियम से संबंधित था? तो 1985 का नागरिक संशोधन अधिनियम विशेष रूप से इसकी धारा 6A असम समझौते के परिणाम के रूप में लाया गया था। यह असम में बांग्लादेश से आने वाले कुछ प्रवासियों के लिए नागरिकता से संबंधित था। अब बताइए कमेंट बॉक्स में कि नागरिकता किस देश से लिया गया है? नागरिकता क्या अमेरिका से लिया गया है या यूके से लिया गया? तो नागरिकता अमेरिका से लिया गया है। और संशोधन किससे लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से या कहीं से और? बताइए। और इसके अलावा मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार किससे लिया गया है? मौलिक कर्तव्य आयरलैंड से लिया गया है और मौलिक अधिकार यूएसए से लिया गया है। अगला क्वेश्चन सुदर्शन झील से आया हुआ है। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? सुदर्शन झील ये गिर नमक पहाड़ी में सौराष्ट्र में स्थित हुआ है। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। गिर में नियुक्त राज्यपाल पुष्पगुप्त मौर्य के द्वारा कराया गया था। अब चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश के संस्थापक थे? मौर्य वंश के संस्थापक। किसको हराया था? घनानंद को हराया था। नंद वंश के अंतिम शासक कौन सा? घनानंद था। किसकी सहायता से इसको हराया था? कौटिल्य की सहायता। कौटिल्य की पुस्तक का नाम बताइए। अर्थशास्त्र। इसमें किसका वर्णन किया गया है? चंद्रगुप्त और मेरे प्यारे दोस्त, कश्मीर से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप कश्मीर को पढ़ के जाइए। आर्टिकल 370 तो पढ़ ही गई। बाकी इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर कितनी सीटें प्राप्त की, कितना क्या है, इसके बारे में राजनीतिक मुद्दे पर भी पूछ रहा है। तो जैसा कि ये क्वेश्चन पूछा है आज के शिफ्ट में, 2024 विधानसभा चुनाव में बीजेपी इनमें से किस राज्य में सबसे ज़्यादा सीटें मिली? निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे ज़्यादा सीटें मिली? किस राज्य में सबसे ज़्यादा सीटें मिली? तो जम्मू कश्मीर बीजेपी 29, भारतीय जनता महाराष्ट्र में, जम्मू कश्मीर में बीजेपी 29, भारतीय जनता पार्टी 70 में से 48 सीटें हासिल की। तो ये आप याद रखिए, बीजेपी 21। चलिए आगे बढ़ते हैं कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इनमें से किस राज्य में सबसे ज़्यादा सीटें मिली? पहला महाराष्ट्र, दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा क्या कहते हैं, इसी तरह ऑप्शन दिया हुआ था। तो आप इसको याद करके जाइए।
अगला क्वेश्चन जो आया हुआ था, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा सिर्फ जल के साथ भारत में लगता है। तो किस देश की बात हो रही, तो एक बार श्रीलंका जान लीजिए, मालदीव जान लीजिए, नेपाल, भूटान, म्यांमार या मालदीव। तो मालदीव भैया, ये ऑप्शन दिया था, तो ये मालदीव हो। और बताइए इसके अलावा, तो जल डमरू पाक, जो पाक संधि है वो कहाँ पर है, श्रीलंका और भारत के बीच। इधर पूरब में कौन है, म्यांमार है भारत के। नेपाल भूटान के बीच कौन है, सिक्किम है। और मालदीव नीचे है, साउथ के नीचे। अच्छा, मालदीव कहाँ पर है, लक्षद्वीप के पास में है, शायद यही है, हाँ बिल्कुल है, लक्षद्वीप सटा हुआ है। 8 डिग्री 9 डिग्री कहाँ पर है, मालदीव और यहाँ पर मिनकाय द्वीप के बीच 8, लक्षद्वीप और मिनकाय द्वीप के बीच 9, और 10 कहाँ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। गोवा कहाँ पर है, गोवा वो भी एक तटीय राज्य है। चलो आगे, अगला थोड़ा सा और जानकारी दीजिए। भारत के केवल 7 देश हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ये हैं जो क्या कहते हैं, साझा करते हैं जल के साथ साझा करने वाले, श्रीलंका और मालदीव। ये 2 हैं जो हमारे जल के साथ साझा करते हैं, बाकी कोई है नहीं, ठीक है ना, मालदीव हो ये। मेरे प्यारे दोस्त, ये है केमिस्ट्री का क्वेश्चन। मेंडलीव ने तत्वों को उनकी गुणवत्ता विशेषता के आधार पर किस दिशा में व्यवस्थित किया। मेंडलीव ने केवल क्षैतिज, केवल ऊर्ध्वाधर, विकर्ण रूप, गोलाकार। बताइए, केवल ऊर्ध्वाधर वर्टिकल के रूप में उन्होंने ये किया था, ठीक है ना, केवल ऊर्ध्वाधर। अच्छा, मेंडलीव की जो अवसारणी है वो किस पर बेस्ड थी, परमाणु भार पर। किस पर बेस्ड थी, परमाणु भार पर। अच्छा, एक और बताइए, अगर ये मेंडलीव की परमाणु भार पर थी, तो मोजले ने जो अवधि और सारणी दी थी वो किसने दी थी, किसने दी थी, मोजले ने। ये किस पर बेस्ड था, परमाणु क्रमांक पर। किस पर बेस्ड था, परमाणु क्रमांक पर। अगर पूछा जाए कि अवर सारणी का पिता कौन है, तो वो मेंडलीव को ही बताइएगा। अच्छा, नाभिक की खोज किसने की, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की। प्रोटॉन की खोज चैडविक ने की। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि ये देखो क्वेश्चन आ ही गया था इसमें कि मेंडलीव की अवस्थानी किसके पर आधारित थी, तो परमाणु भार पर। यहाँ पर एक क्वेश्चन और बताइए कि मेंडलीव ये हो गया, और वो सबसे ज़्यादा निगेटिव वाला तत्व, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जिसकी ज़्यादा वो था फ्लोरीन। और हाइड्रोजन H2O के बीच कौन सा बन रहता है, आपस में इनके बीच, इसमें हाइड्रोजन बन रहता है। ये प्लस, हाइड्रोजन प्लस, ये प्लस, ये माने इसके साथ ये ऐसे जुड़ता, ठीक, हाइड्रोजन बॉन्ड। अगला क्वेश्चन आया था मेघालय से। निम्नलिखित मेघालय का भाग नहीं है, तो गारो, खासी, जयंती, ये पहाड़ियाँ किसकी हैं, मेघालय का। मीकिर जनजाति असम से संबंधित है, ठीक है ना। असम में, ये बताइए कौन सी, वो क्या कहते हैं, असम में एक, मेरे प्यारे दोस्तों, असम में एक विद्रोह हुआ था, उसका नाम बताइए। असम में जो विद्रोह हुआ था वो अहोम था, वो कई बार पूछ चुका है, कैसा नाम था, अहोम। और असम में एक विद्रोह और हुआ था, उसका भी नाम बताइए, खासी विद्रोह। कौन सी विद्रोह, खासी विद्रोह। ये दोनों विद्रोह कहाँ हुए थे, असम में हुए थे। अहोम का मेन व्यक्ति जो था वो कौन सा था, गोमधर कुंवर, गोमधर कुंवर। और जो हमारा खासी था, खासी विद्रोह था, वो उसका मेन कौन था, तीरथ सिंह। इसका नाम कौन सा था, तीरथ सिंह। इसके गोमधर क्या था, गोमधर सिंह, तीरथ सिंह, गोमधर सिंह, तो इसको भी याद रखिएगा। और इसके अलावा भील विद्रोह पूछा था, पश्चिम घाट सेवाराम, मोपला विद्रोह मालाबार तट, मुसलियार और वाहामी विद्रोह बिहार उत्तर प्रदेश सैयद अहमद तुतीर मीर। और इसके अलावा मुंडा झारखंड बिरसा मुंडा, संथाल विद्रोह सिद्धू कानू, संथाल विद्रोह सिद्धू कानू, सन्यासी विद्रोह केना सरकार, संथाल सिद्धू कानू, सिद्धू कानू। अगला क्वेश्चन तुम्हारा पुरस्कार से था, तो पुरस्कार से बताइए कि 2024 का बुकर पुरस्कार किसने दिया। 2024 का बुकर पुरस्कार आर्बिटल के लिए, उपन्यास आर्बिटल के लिए किया गया। ये किसको दिया गया, ब्रिटेन के समंथा हार्वे को दिया गया। अगला क्वेश्चन आया था कि भारतीय रिजर्व बैंक में 26वें गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। 26वें गवर्नर, इसके पहले कि कौन पूछा था, CAG पूछ रहा था। CAG के कौन थे, 52वें या 53वें, या सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में पूछ रहा था, समझ रहे हो। इस समय CAG कौन है, कमेंट बॉक्स में बताइए, इसके पहले डिस्कशन कर चुका गया है। तो संजय मल्होत्रा इस समय हमारे RBI के गवर्नर हैं, इन्हें 3 वर्ष के लिए किया गया है। इसके पहले कौन से थे, शक्तिकांत दास, तो ये 26वें नंबर थे। शक्तिकांत दास कौन से थे, 25वें नंबर थे। कौन है, RBI की स्थापना कब हुई थी, 1935 में, 1935 में स्थापना हुई थी, 1949 में राष्ट्रीयकरण हुआ था, याद रहेगा। RBI जिस दर से बैंक को लोन देती है उसको क्या करते हैं, बैंक दर। अगला क्वेश्चन है कि प्रायद्वीप पठार निम्नलिखित में किस भूभाग का हिस्सा है, गोंडवाना भूमि। अगला क्वेश्चन क्या है, वर्ली पेंटिंग में कलाकार मुख्य रूप से किस पेंट का प्रयोग किया जाता है। वर्ली पेंटिंग में चावल के पेस्ट, पानी के मिश्रण, बने सफेद रंग द्रव का प्रयोग करके जिसे गोंद के साथ बांधा जाता है। यह पेंटिंग मिट्टी की दीवारों पर चित्र बनाने के लिए किया जाता है। वर्ली पेंटिंग कहाँ से संबंधित है, ये भी बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो वर्ली पेंटिंग जो है वो हमारी महाराष्ट्र से संबंधित है, ये एक प्रकार की दीवार पर बनाए जाना। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री खेलों में 2025 का उद्घाटन हुआ। A मुंबई, B चेन्नई की, हैदराबाद, D बेंगलुरु, ये सब ऑप्शन दिया हुआ था। तो इसके बारे में बता दिया जाना चाहिए। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष श्री PT उषा ने नवी मुंबई स्थित समुद्री विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय खेल 2025 का उद्घाटन किया है। तो ये है इसका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा नीति आयोग से है। नीति आयोग की स्थापना 2015 में हमारे PM ने किया था। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है, नीति आयोग के अध्यक्ष खुद PM जी होते हैं। इसके CEO का नाम अगर पता है तो याद कर लो, नीति आयोग के CEO। तो इसका क्वेश्चन आया था कि इंडेक्स 2023-24 में निष्पादक श्रेणी को किसका अंक दिया गया था, नीति आयोग के SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में। तो ये आकांक्षी 0-149 को, इस कैटेगरी में। अगला क्वेश्चन आया था कि ASII क्या पूर्ण मतलब इसका फुल फॉर्म क्या था। तो भैया A हटा दो, I हटा दो, इंडियन हो जाएगा, A हटा दो, अमेरिकन हो जाएगा। इसका अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज, ये अभी कंप्यूटर में करा के आया हूँ। अगर ISCII आ जाए तो ये इंडियन हो जाएगा, इंडियन स्टैंडर्ड
फॉर कोड इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन जो आया हुआ है कि स्वतंत्रता के बाद नियोजन में सबसे ज़्यादा योगदान किसका था। स्वतंत्रता के बाद योजना आयोग का सबसे ज़्यादा तो 1950 में बनाई गई थी और 2015 में इसको अलग कर दिया गया था, इसको बदल दिया गया था योजना आयोग को नीति आयोग बना दिया गया था। तो 5 वर्षीय योजना है, तो 51 से 66 66 से 61 61 से 66 तक, 66 के बाद 3 साल अवकाश रहा है, 67 68 69 ये 3 साल अवकाश का समय रहा है। उसके बाद फिर आगे स्टार्ट हुआ। पहले किस मॉडल का हेल डोनाल्ड मॉडल, दूसरा किस पर बेस था बताइए। बी दूसरा किस पर बेस था? दूसरा जो था वो हमारा डीसी महानोबिस मॉडल पर था। पहला दूसरा तीसरा, पहले मॉडल में जो हमारा 2.1 की ये इन्होंने मतलब कि टारगेट किया गया था और 3.6 प्राप्त किया गया है। दूसरे में 4.5 का टारगेट था, 4.1 या 2 के आसपास किया गया था, लेकिन तीसरा वाला युद्ध के आधार गड़बड़ा गया था। और उसके बाद 5वें में गरीबी के लिए जयकारा किया गया था। तीसरा किस पर बेस था? तो तीसरे में जो किया गया था वो आत्मनिर्भर बनने के लिए गडलिस मॉडल का प्रयोग किया गया था। जो क्वेश्चन है वो अल्ट F4 शॉर्टकट का प्रयोग किया गया है। विंडो प्रोग्राम को बंद करने के कंप्यूटर में शट डाउन करने के लिए किया गया है अल्ट F4। अगला जो क्वेश्चन है वो धंसे हुए रंध्र डॉट में पाए जाते हैं। धंसे हुए रंध्र छोटे होते हैं, ये पौधे में एपिडेमिक में होते हैं। प्रत्येक रंध्र किडनी या बीन के आकार के एपिडेमिक में होते हैं। प्रकाश संश्लेषण में सबसे किसकी भूमिका सबसे ज़्यादा होती है? प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश की आवश्यकता होती है। और दूसरा इसमें भोजन बनाना पौधों का मेन काम होता है। और फ्लोमा जाइलम फ्लोएम क्या होता है? जाइलम धरती से खनिज लवण को ऊपर तक पहुंचाता है। फ्लोएम फल फ्रूट से बने हुए पत्ती से बने हुए भोजन को पूरे बॉडी में पहुंचाता है। जो क्वेश्चन आया हुआ है वो है राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1952। अगला क्वेश्चन जो आया हुआ है वो था कि समांतर सरकार, जिसके प्रति सरकार भी कहा जाता है, की स्थापना 1945 में कहाँ हुआ था? मुंबई के सतारा गाँव में पत्री सरकार के नाम से स्थापना हुई थी। इसके नाना पाटिल क्या कहते थे नेतृत्व किए हुए। अगला क्वेश्चन आया हुआ था कि हाल ही में इसरो ने किस संस्थान में CS रामकृष्ण सेंटर ऑफ द एक्सीलेंट एंड फुलर थर्मल साइंस रिसर्च की स्थापना की? IIT मद्रास में। अगला क्वेश्चन आया हुआ था कि अग्निशमक जलवाग ने विश्व से मुक्केबाजी कप में 65 किलो भागवर्ग में रजत पदक जीता। उन्होंने फाइनल में हार का सामना किया। उन्होंने सेमीफाइनल में इटली के मुक्केबाज को हराया था। अगला क्वेश्चन फिर से कंप्यूटर का है। MS एक्सेल में नई फाइल खोलने के लिए सबसे पहले किस टाइप का यूज़ किया जाता है? फाइल टाइप का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा कार्य मरुस्थलीय के लिए जिम्मेदार नहीं होता है? देखो, स्थायी पेड़ पौधे लगाने तो होता नहीं, बाकी ये सब होते हैं। ये तो आसान क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे दोस्त, GS सभी शिफ्ट में वैसा ही लेवल है, समझ रहे हैं ना, कोई इसमें कुछ है नहीं। GS फुल फॉर्म में है अपने, जैसे 1942 में समांतर सरकार का गठन हुआ, सुदर्शन जी RBI का 26वां गवर्नर, चालुवंश का संस्थापक और सर्वोच्च न्यायालय के शतक प्रहरी। ये सब भैया बहुत क्वेश्चन तगड़े हुए हैं और आप इसको बढ़िया से एनालिसिस हुआ है। 1 से 7 कई क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, हर हर महादेव। मेरे प्यारे दोस्त, 9 जून फर्स्ट शिफ्ट के एकदम एथेंटिक क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, इससे पल पल आवे पर की जानकारी आप तक पहुँची रहेगी। और आपने चैनल को शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो उसको भी आप कर दीजिए ताकि हमें आपका सपोर्ट मिल सके। चलो आप सुनना शुरू कर दिए इंजीनियर कार्तिकेय SSC को, और इस चैनल में आए हुए सभी लोगों का मेरी तरफ से सादा ढेर सारा प्यार। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला मेरे प्यारे दोस्त, जो दूसरा क्वेश्चन आया हुआ था वो आया था पृष्ठ के हाशिए और पाठ्य सीमाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? इंडेन आर इंडेंटेशन। अगले क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि क्या कहते हैं जो लिखित और कागज के किनारे के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? मार्जिन कहते हैं, ठीक है ना, मार्जिन कहते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते। अगला जो क्वेश्चन है वो आया था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में किस देश को अंधेपन का कारण बनाने के लिए ऑन्कोसेरसियासिस से मुक्त होने वाला पहला अफ्रीकी देश घोषित किया गया है? इसको बोलते हैं रिवर ब्लाइंडनेस। WHO के बारे में बताइए आप लोग। WHO की स्थापना कहाँ हुई? WHO की हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो WHO के हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और WHO ILO और इन सब का हेडक्वार्टर सेम है। तो मेरे प्यारे दोस्त, वो जो देश घोषित किया गया वो है नाइजर। कौन सा देश है? नाइजर। अब बताइए आप इसमें से 2 क्वेश्चन आप याद करें। WHO का हेडक्वार्टर और दूसरा क्या कहते हैं WHO की स्थापना। आप लोग ये दोनों क्वेश्चन याद करके जाइए। चलो ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आया हुआ था वो था GK से, ठीक है, करंट अफेयर से। सुनीता विलियम्स कितनी बार अंतरिक्ष से वापस लौटी? सुनीता विलियम्स कितने दिन बाद अंतरिक्ष से वापस लौटी? 286 दिन रही हैं और मार्च 18 को 2025 को वापस लौटी। इस मिशन की शुरुआत 8 दिनों के लिए की गई थी, लेकिन वो रुकी कितनी? 286 दिन। अब लेकिन बोइंगल स्टार लाइनर अंतरिक्षयान में कुछ जटिलता के कारण उसे बढ़ा दिया गया है। 286 दिन बाद आई है।
मेरे प्यारे दोस्त, अगला जो क्वेश्चन आया हुआ था वो आया हुआ था टीपीएससी से 42वां 97 48। तो वो बढ़िया से पोस्टमार्टम करते हैं इन तीनों संविधान, बहुत बार आया हुआ है, सन सहित इसको याद करके जाइएगा। 42वां संविधान संशोधन, प्रस्तावना में संशोधन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? प्रस्तावना में संशोधन। कौन सा शब्द जोड़ा गया? समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता को जोड़ा गया। ये कब हुआ था? 1976। अब इसमें और कौन सा संशोधन हुए? 39 का ए जोड़ा गया। 39 के ए में क्या है बताइए? 39 के ए में जो है वो है बताया जा रहा हूँ कि 39 के ए में क्या है? सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। 39 के ए में सामान्य न्याय और निःशुल्क सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। उसके बाद आता है 43A। 43A में क्या है बताइए? 43A में क्या है? उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। उसके बाद 48A है। 48A में क्या है? आप ये बताइए। 48A में है पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, वन एवं जीवों की रक्षा। पर्यावरण से संबंधित है 48A। अच्छा, 47 किसके संबंधित है? कृषि से संबंधित है। ठीक है ना, 47 कृषि से संबंधित है, पोषण एवं जीवन स्तर ऊंचा करने के लिए है। और 47 पोषण से है, 48 कृषि से है, और 48A किससे है? तुम्हारा पर्यावरण से है। तो 39 का एक किससे है? याद रहेगा, 39 का एक किससे है? सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। तो 14 में क्या है ये भी बता दें, ये भी कुछ न्याय से संबंधित है। 14 है बताइए, विधि के समक्ष समता। और 43 का ए क्या है? 43 का ए है उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। अब देखो डेट याद कराते हैं। सबसे पहले आप बताइए ये डेट कब हुआ था? 1976। ठीक है ना, 42वां संविधान संशोधन 1976। इसके साथ भाग 4A मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया। क्या मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य था? कोई नहीं था। इसके साथ कितने जोड़े गए थे? 10 मौलिक कर्तव्य। तो 11वां कब जोड़ा गया था? 11वां जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था वो 46वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। किससे? 11वां जो मौलिक कर्तव्य था वो 46वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया। क्या था? शिक्षा से संबंधित था। अब अच्छा, 21 सन में हुआ था 46वां संविधान संशोधन? 2002 में आया था। तो सबका पोस्टमार्टम हो गया। अब बचा है 48 संविधान संशोधन। इसको आप कमेंट करके बताइए कि 48 संविधान संशोधन में क्या हुआ है। अब उसके बाद एक बचता है 97 संविधान संशोधन। 97 संविधान संशोधन इसके पहले भी आया था। सहकारी समिति किस वर्ष हुआ था? सहकारी समिति 2011 में। 2011 में सहकारी समिति हुआ था। और 66वां संविधान संशोधन 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 66वां संविधान संशोधन जिसमें शिक्षा से संबंधित है। चलिए 97वां संविधान संशोधन 2011 में जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन तुम्हारा के अनुसार कौन सा 33A 48A 34 ये सब जोड़ा गया था। नीति निर्देशक तत्व। अब 2043 का बी जो जोड़ा गया था वो 97 संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। तो ए जितने भी हैं 39A 43A 48A ये सब किससे जोड़े गए थे? अगला जो क्वेश्चन आया था वो आया था हमारा डीवीडी में लेजर की आवृत्ति लगभग कितनी होती है? डीवीडी सीडी देखे हो? सीडी और डीवीडी तो 474। भाई देख रहे हो कैसा क्वेश्चन आया हुआ है, एकदम मतलब कि पूछो मत। डीवीडी का कौन क्वेश्चन आया, इसको कौन याद करके जाएगा भाई, समझ रहे हैं ना। तो डीवीडी प्लेयर ऑफ 474 TH डेटा TH हॉर्स पावर की आवृत्ति वाले लेजर का उपयोग किया जाता है। 650 नैनोमीटर की तरंगदैर्घ्य के रूप में होता है। अगला जो क्वेश्चन आया था वो आया हुआ है कि जब लड़के पंजाब के पारंपरिक लोक नृत्य भांगड़ा नृत्य करते हैं तो लड़कियां अक्सर कौन सा नृत्य करती हैं? लड़के, अबे यार कैसा क्वेश्चन पूछ रहा देख रहा है, टीवी में दिखता है ना, गजब आदमी है। वो गिद्दा करते हैं, लड़कियां गिद्दा करती हैं, लड़के भांगड़ा करते हैं। गिद्दा पाले, भांगड़ा एक पुरुष गीत है, गिद्दा महिला है। गिद्दा अक्सर शादियों में समारोहों में नाचा जाता है। मेरे प्यारे दोस्त, अगला जो क्वेश्चन आया था ये पूर्ण रूप से एथेंटिक क्वेश्चन है। ठीक है ना। 2025 में प्रथम देश कौन रहा है? वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक में 2025 में पहला देश कौन सा रहा? वो था डेनमार्क। पहला डेनमार्क रहा है, दूसरा 69 नीदरलैंड्स रहा है, उसके बाद नॉर्वे रहा है। ठीक है ना, 9वें स्थान पर नॉर्वे रहा है। डेनमार्क नीदरलैंड याद कीजिए। तो इसमें हमारा इंडिया किस नंबर पर रहा है? वो 10वें स्थान पर रहा है। तो वैश्विक सूचकांक में याद रखिएगा इंडिया किस, तो मेरे प्यारे दोस्त इंडिया कितने नंबर पर रहा है? 10 नंबर पर। अच्छा, HDI में कितने नंबर पर रहा है ये बताइए? HDI में कितने नंबर पर रहा है ये बताइए? और HDI में बताइए। अगला क्वेश्चन आया हुआ था कि भारतीय सेना और सिंगापुर सशस्त्र बलों के बीच द्विपक्षीय अभ्यास संयुक्त सैन्य अग्नि वॉरियर का 13वां संस्करण कहाँ संपन्न किया गया? ध्यान दीजिएगा, अग्नि वॉरियर किसके बीच हुआ? भारतीय सेना और सिंगापुर के बलों के बीच। अब पूछा है कि अग्नि वॉरियर जो भी हुआ वो कहाँ पर हुआ, ये क्वेश्चन पूछा है। देख रहे हैं गहराई। मेरे प्यारे दोस्त, इसका जो संस्करण हुआ है वो हमारे महाराष्ट्र के देवलाली स्थित फील्ड में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? महाराष्ट्र के देवलाली। तो अग्नि वॉरियर आप याद रखिए एक बार। अग्नि वॉरियर किसके बीच है? सिंगापुर भारत के बीच है, याद रहेगा। और इसके अंदर डिफेंडर बताइए, डिफेंडर आप याद कीजिए, और इसके जितने भी हैं वो भी याद। मेरे प्यारे दोस्त, अगला जो है वो विद्रोह से है। मैं इसके पहले भी 10-15 विद्रोह याद करा दिया हूँ आपको। और अब की बार जो विद्रोह आया था, प्रथम आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया ये पूछ रहा। आदिवासी विद्रोह, तो प्रथम आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कि कुल मिला के कहने का मतलब 1784 में ब्रिटिश शोषण
के खिलाफ प्रथम आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ये क्वेश्चन आया था। इससे पहले क्वेश्चन का आंसर बताऊँ तो मैं आपको 4-6 आदिवासी जितने भी हुए थे उनका बताइए। तो सबसे पहले आप बताइए सन्यासी और संथाल। सन्यासी विद्रोह बिहार और पंजाब में हुआ था। इसके मेन कौन से? केना सरकार। केना सरकार, ठीक रहेगा। उसके बाद सन्यासी के बाद संथाल। संथाल विद्रोह कौन सा? संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह कहाँ था? बंगाल और बिहार। सिंधु कानू, इसके मेन कौन से थे? सिंधु कान्हू। सिंधु और कान्हू, संथाल और संन्यास हो गया, सिंधु कान्हू। उसके बाद आप याद रखिएगा भील। इसके पहले वाले में आया था भील। भील भील विद्रोह। भील विद्रोह यहाँ पर था? पश्चिमी घाट पर। इसके मेन आदमी था सेवाराम। कौन थे? सेवाराम। भील कहाँ पर? पश्चिमी घाट, सेवाराम। और अगला जो बता रहा हूँ वो आप याद रखिएगा कि कूका आंदोलन। कूका आंदोलन। कूका आंदोलन कहाँ पर था? पंजाब में था। कहाँ पर था? पंजाब में था। इसके मेन व्यक्ति कौन से थे? भगत जवाहर। कौन से थे? भगत जवाहर, ठीक है ना, भगत। उसके बाद मुंडा विद्रोह बताइए आप। मुंडा विद्रोह कौन से थे? बिरसा मुंडा झारखंड से थे। नील विद्रोह बताइए। नील विद्रोह बताइए। नील विद्रोह किसके? बंगाल बिहार में। तिरुत सिंह। नील से कौन से? तिरुत सिंह। तिरुत सिंह नील से कौन से? तिरुत सिंह। अगला बताइए वहामी विद्रोह। वहामी विद्रोह कहाँ का से संबंधित थे? बिहार उत्तर प्रदेश से। और अहोम विद्रोह। अहोम कहाँ से था? असम। ये बिहार उत्तर प्रदेश। अहोम कहाँ से था? असम से था। तो अहोम में कौन से? गोधर कुमार। अहोम में कौन से? गोधर कुमार। बहावी में कौन से थे? सैयद अहमद तूती मीर। इसमें तूती मीर याद रखना। तूती मीर। अहोम में कौन से थे? गोधर। चलो आगे बढ़। तो इसका आंसर बताता हूँ कि 1784 में प्रथम आदिवासी विद्रोह जो हुआ था वो तिलका मांझी ने किया था, ठीक है ना। तिलका मांझी ने, उनका विद्रोह क्या था? पहाड़िया विद्रोह था। बिहार भागलपुर तिलका मांझी। तिलका मांझी क्या था? उसका विद्रोह का क्या नाम था? पहाड़िया विद्रोह। याद रहेगा कौन सा विद्रोह था? पहाड़िया विद्रोह, तिलका मांझी। और चेतन भगत। एक और याद करके जाइए कि ताना भगत आंदोलन कहाँ पर था? जतरा भगत। ताना भगत बोले तो जतरा भगत। ताना भगत कहाँ से संबंधित है? बिहार से। इसके कौन से मेन थे? तो इसका आंसर क्या हो गया? तिलका मांझी, पहाड़िया विद्रोह, 1784। अगला जो क्वेश्चन आया हुआ था, पोषण अभियान में कौन कौन फंड दे रहा है? WHO और ABD। पोषण अभियान की शुरुआत महात्मा गांधी ने किया था। इसमें कौन कौन फंड दे रहा है? WHO। और इसमें कब भारत ने क्या कहते हैं माननीय प्रधानमंत्री शुरुआत 2018 में राजस्थान के जिला झुंझुनू से स्टार्ट किया था। इसमें 0 से 6 आयु के बच्चों को पोषण दिया जाता है। अरे वही मिड डे मील यार, समझ रहे हो ना मेरे प्यारे दोस्त। अभी मैंने बिरसा मुंडा जो मुंडा आंदोलन हुआ था उसके बारे में बताया था। तो आप बताइए मुंडा विद्रोह झारखंड बिरसा मुंडा द्वारा किसके द्वारा इनके रिलेटेड एक करंट अफेयर आ गया है, समझ रहे हो कि नहीं। अब देखो 2024 में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के आधार पर विशेष दिवस का आयोजन किया गया। देखो बिरसा मुंडा को भगवान बिरसा मुंडा बना दिया गया। आदमी भगवान बन सकता है, याद रखना, ठीक है ना, कि बनने के बाद भगवान ही बनेगा, ठीक है ना। अभी नौकरी पा जाओ, उसके बाद बनने के बाद भगवान बन जाओगे। तुम्हारे नाम में भी ऐसे ही आएगा बिरसा मुंडा। इसका नाम आ गया भगवान बिरसा मुंडा। तुम्हारे में आएगा भगवान, क्या आएगा? तुम्हारे नाम के अंदर आएगा भगवान एग्जाम देता, देने एग्जाम दाता क्योंकि एग्जाम दे रहे हो ना। चलो आगे स्टार्ट करते हैं। तो याद रखोगे 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। 15 नवंबर को। चलो ठीक है, आगे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिटेल पढ़ते हैं कि भारत सरकार ने 2021 में आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करता है। उसका जन्म 1875 में झारखंड के खूंटी जिले में उलीहाट गांव में हुआ था। उसके बचपन का नाम दाऊद मुंडा था और यहाँ पर उसका छोटा नागपुर पठार की मुंडा जाति से संबंधित था। तो बिरसा मुंडा स्टेडियम भी बनाया गया है। वो कहाँ बनाया गया है? राउरकेला में, याद रखना। बिरसा मुंडा स्टेडियम जो किसके लिए बनाया गया? हॉकी के लिए है। किसके? भारत का सबसे बड़ा, राउरकेला, ठीक है ना, याद रहेगा। अगला जो 9 दिसंबर की पहली शिफ्ट में आया हुआ था वो आया था कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019 और 21 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर कितनी थी? तो 2.1, इस दर से कम। अगला क्वेश्चन है कि ये आया हुआ था कि जब कोई किसी एक नया राज्य जुड़ जाता है तो उसकी नागरिकता की प्रभाव कौन करता है? एक नया राज्य जुड़ जाता है उसकी नागरिकता प्रभाव कौन करता है? जब कोई किसी देश में शामिल होता है तो नागरिकता के लिए जिम्मेदार केंद्र सरकार होती है। वैसे भी केंद्र सरकार होती है, तो राज्य सरकार नहीं होती है, ठीक है। नागरिकता कैसा? हमारे मौलिक अधिकार है। और नागरिकता भारत में कहाँ से लाई गई है? USA से या UK से? बताइए। तो नागरिकता हमारी 1 से 4 तक है। कहाँ से आई है? USA से, ठीक है ना। और DPSP कहाँ से लाई है? आयरलैंड से। मौलिक अधिकार कहाँ से लाया है? मौलिक अधिकार बताइए। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? एक चलिए इसका पोस्टमार्टम कर ही देता हूँ। चलो नंबर 1, चलो बताइए। सबसे पहले आप ये बताइए कि जो हमारे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, ठीक है ना। संयुक्त राज्य अमेरिका से नंबर 1 क्या है? मौलिक अधिकार।
1 से 4 तक जितने भी हैं मौलिक अधिकार लिया गया है। दूसरा और बताइए संविधान में महाभियोग लिया गया, उपराष्ट्रपति, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधियाँ लिया गया है। और नंबर 2 याद बताइए ब्रिटेन से क्या लिया गया, एकल नागरिकता, मतलब कि एकल नागरिकता याद रहेगा, एकल नागरिकता। संसाधमक प्राणी कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और निर्वाचन, ये सब चीज़ें, निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन कहाँ से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। आयरलैंड से क्या लिया गया है बताइए, आयरलैंड से क्या लिया गया, आयरलैंड से क्या लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया नीति DPSP, नीति निर्देशक तत्व। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था लिया गया है। और बताइए राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला और इतिहास, समाज सेवा इत्यादि के लोगों को मनोनीत करेगा। ये 3 चीज़ें आयरलैंड से लिया गया। तो बताइए अगर कोई पढ़ा लिखा है उसको राज्यसभा में किया जाता है मनोनीत, तो वो किसके द्वारा किया जा रहा है, आयरलैंड। तो ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया, प्रस्तावना की भाषा, ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा लिया गया है। समर्थित सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, समर्थित सूची। और इसके अलावा संसदीय विशेषाधिकार वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला बताइए जर्मनी से आपातकालीन, जर्मनी से अगर पूछे तो क्या है, आपातकालीन, जर्मनी से आपातकालीन। कनाडा से बताइए संघात्मक, कनाडा से क्या है, संघात्मक विशेषताएं, संघात्मक विशेषताएं। और शिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होंगी, राज्यपाल की नियुक्ति, वैसे क्रिया, संघ एवं राज्य के बीच शक्तियाँ का बंटवारा। उसके बाद अगला क्या है, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, यहाँ से संशोधन लिया गया है। और रूस से क्या है, रूस से क्या लिया गया है, रूस से क्या लिया, मौलिक कर्तव्य, 11 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं, मौलिक कर्तव्य, रूस से मौलिक कर्तव्य, रूस से मौलिक कर्तव्य। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान से भी कुछ लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये किससे लिया गया है, जापान से लिया गया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। चलो आगे बढ़े। अगला जो क्वेश्चन आया हुआ था वो ये था कि 13 अक्टूबर 2005 तक जापान के ओसाका में आयोजित किया गया, जिसका विषय क्या रहा है, डिजाइनिंग फ्यूचर सोसाइटी इन आवर लिव्स, हमारे जीवन के लिए भावी समाज का डिजाइन करना, ये हमारे पहल को था। अगला क्वेश्चन यह था कि अंडमान की जारवा जनजाति अपने घर को किस नाम से पुकारती है, चड्ढा। अरे यार क्या क्वेश्चन आया, देख रहे हो भैया, जीएस फाड़ के आ गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये आया हुआ था कि RBI 1 मई 2024 ने अपने 90 वर्ष प्रवेश करके पूरा किया, मतलब 90वीं वर्षगांठ समारोह संबंधित किया, मतलब क्या संबंधित है, ऐसा क्वेश्चन आया था। तो RBI का स्थापना कब हुई है बताइए, RBI की स्थापना 1935 में हुई और राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ, याद रहेगा 1935 में। SBI का 1955 से, SBI 1955 से। और इंपीरियल बैंक बताइए, इंपीरियल बैंक 1982, इंपीरियल बैंक 1982, 1955 SBI, 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन राष्ट्रीयकरण 1949। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्त, अगला फिर से एक विद्रोह है। मेरे प्यारे दोस्त, चुनार विद्रोह कब हुआ था, ये सब पूरा याद करके आइए यार। चुनार विद्रोह कब हुआ था, तो ये हुआ था 1798 से 99 के बीच। चलो इसका पोस्टमार्टम करते हैं, ठीक है ना। चुनार विद्रोह सबसे पहले बताइए कहाँ हुआ था, बंगाल में। कहाँ हुआ था, बंगाल में। दूसरी बात क्या था कि ये जो संबंधित नेता कौन थे, करण सिंह, क्या नाम था, करणगढ़ की रानी। चुनार विद्रोह करणगढ़ की रानी शिरोमणि एवं दुर्जन सिंह, करणगढ़ की रानी शिरोमणि और दुर्जन सिंह, कौन सी थी, शिरोमणि, दुर्जन सिंह। अब इसके अलावा और तुमको मैं बता रहा हूँ, तो ये तो हुआ हमारा चुनार विद्रोह। देखो विद्रोह से क्वेश्चन आ ही रहा है, ठीक है ना, तो क्यों ना इसका पोस्टमार्टम एक बार फिर से कर लिया जाए। चलो मैं बोलता जाऊँगा, लिखूंगा नहीं, कुछ भी नहीं। भील आंदोलन पश्चिमी घाट सेवाराम, और सन्यासी विद्रोह बिहार केंद्र सरकार, फकीर विद्रोह बंगाल मजनून शाह, बहारिया विद्रोह बिहार तिलका मांझी पहला विद्रोह, चुआरो विद्रोह काबुरा बंगाल करण सिंह की रानी शिरोमणि और दुर्जन सिंह, चेरो विद्रोह झारखंड पलामू, और इसके मेन व्यक्ति कौन से थे, भूषण सिंह, और रामोसी विद्यालय पश्चिमी घाट चित्तर सिंह, तेलंगाना आंदोलन आंध्र प्रदेश, और ताना भगत आंदोलन जतरा भगत, कूका आंदोलन जवाहर भगत, मोपला विद्रोह मालाबार अली मुसली यार, दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र, नील विद्रोह बंगाल दिगंबर, मुंडा विद्रोह झारखंड बिरसा मुंडा, संथाल विद्रोह बिहार और सिद्धू कानू, और कंध विद्रोह उड़ीसा विश्नोई चक्र विश्नोई, खासी विद्रोह असम तीरथ सिंह, खासी बोले तो असम तीरथ सिंह, और अहोम बोले तो असम गोधर कुंवर। खांसी और अहोम दोनों कहाँ से थे, खांसी और अहोम कहाँ से थे, असम से थे दोनों, ठीक है ना। और वहामी कहाँ के थे, वहामी अभी बताया ही था कि वहामी बिहार और उत्तर प्रदेश से, सर सैयद अहमद तूतीराम। चलो मेरे प्यारे दोस्त, अगला क्वेश्चन आया हुआ कि अंडमान निकोबार में कितने द्वीप हैं बताइए। 572 द्वीप हैं, जिसमें सिर्फ 38 स्थायी लग रहे हैं, बाकी सब अस्थायी हैं। और अब इसमें बताइए अंडमान आ गया ना, इसका पोस्टमार्टम करते हैं। 8, 9, 10 ये जो रेखाएं हैं ये कहाँ पर हैं, ये मिनकाय और ये लक्षद्वीप के बीच में, ये दोनों लक्षद्वीप के आसपास है। 10वां हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को बांटता है, ठीक है ना। ये दोनों कहाँ पर है, लक्षद्वीप में है, और 10वां हमारा अंडमान निकोबार में। और इसके अलावा एक बरर ज्वालामुखी कहाँ पर है, यहीं पर है। अगला क्वेश्चन जो आया हुआ था वो 71वां संविधान संशोधन आया हुआ था। 71वां संविधान संशोधन, देखो इसका भी पोस्टमार्टम बढ़िया करते हैं। तो आप ये से याद है 21 71 बराबर क्या हो जाएगा 92, इन तीनों का पोस्टमार्टम करते हैं। ये पहला 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था,
21वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 67 में हुआ था। और ये किससे संबंधित था? भाषा से। सिंधी भाषा जोड़ी गई हमारे। इसके पहले कितनी थी हमारी भाषाएं? 8 थी, लेकिन 9वीं भाषा ये जोड़ी गई। उसके बाद यहाँ पर 3 भाषा जोड़ी गई। 71वां संविधान संशोधन में कितनी भाषा जोड़ी गई? 30। कब हुआ था ये 71वां संविधान संशोधन? इसकी डेट आप बताइए। इसमें 3 भाषा जोड़ी गई। इसको याद कीजिए नमक से। नमक बोले तो नेपाली, नमक बोले तो नेपाली, और एम बोले तो मणिपुरी, मणिपुरी, और का बोले तो कोंकणी, कोंकणी, कोंकणी। तो नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। 71वां नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, ये भी याद रखिए। 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। चलो आगे बढ़ते हैं। 21, 71 बराबर 92, और 92 में कब हुआ था हमारा? 2003 में। अगला जो क्वेश्चन आया हुआ था वो आया था CO2 के 2 मोल में परमाणु की संख्या बताइए। CO2 के 2 मोल में परमाणु, देखो 1 मोल बराबर होता है 1.602 × 10 की पावर 23 परमाणु। तो 2 मोल में 2 से गुणा कर दो इसी में, ठीक है ना। चलो इसको कैसे लगाएंगे? देखो इसमें कितने परमाणु हैं? कुल मिला के इसमें 3 परमाणु हो गए। 3 परमाणु हो गए। एक परमाणु के लिए 1 मोल में इतना, तो 6 परमाणु हो गए। और 6 मोल पूछ रहा है, ठीक है ना। तो 2 मोल पूछ रहा है, तो 6 दूना 12, किससे गुणा होगा? 6 मोल परमाणु को पूछ रहा है ना। 2 मोल पूछ रहा है, 2 मोल में 6 मोल परमाणु होंगे, तो 1 मोल में 6 पॉइंट इतना है, तो 2 मोल में 6.02 × 10³ से मल्टीप्लाई 6 कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आया हुआ था कि सीढ़ीदार खेती या टेरेस फार्मिंग पहाड़ी इलाकों में ढलानों की सीढ़ियों की तरह काट कर समतल बनाकर खेती की जाती है। इसको किस नाम से जाना जाता है? वेदिका कृषि भी कहते हैं, वेदिका कृषि कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन आया था वो आया था निम्नलिखित में शास्त्रीय नृत्य का गैर मुखर रूप है। तो ये सब भरतनाट्यम, भारतीय किसका एक गैर मुखर है। भरतनाट्यम के मेन नृत्यांगना बताइए। यामिनी कृष्णमूर्ति, सरस्वती, बाल सरस्वती, पद्मा सुब्रह्मण्यम। इनको कर्नाटका की रानी भी कहा जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आया हुआ था कि पंचायती राज के अंतर्गत ग्राम पंचायत के प्राथमिक कार्य बताइए। तो पंचायती राज के प्रणाली के अंतर्गत ग्राम पंचायत का प्राथमिक कार्य ग्राम स्तर पर निकाय के रूप में कार्य करना, जो विकास और कल्याण कार्यक्रमों की योजना बने उसे लागू करना और प्रबंध के लिए जिम्मेदार होना। अगला क्वेश्चन जो आया था वो कृषि के रूप में बनाए गए तत्वों की विशेषता आया हुआ था। तो कृषि के निर्मित तत्व जिसमें ट्रांसट्यूरेनिक तत्व भी कहा जाता है, आमतौर पर रेडियोधर्मिक और अल्पकालिक होता है। पहले दोस्त अगला क्वेश्चन जो आया था वो आया था कि किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग टेस्ट को कॉपी करने के लिए और पेस्ट करने के लिए किया जाता है। तो इसमें से बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा, सबसे पहले आप बताइए कि कॉपी करने के लिए क्या होगा? सी फॉर कॉपी। इसमें क्या कर लो? कंट्रोल प्लस सी क्या हो गया? कॉपी, ठीक है ना। पेस्ट करने के लिए वी यूज होता है। तो और कंट्रोल ए क्या होता है? ये भी होता है। कंट्रोल जेड भी क्या होता है? ये होता है। कंट्रोल एक्स क्या होता है? फिनिश। कंट्रोल एक्स में क्या होता है? खत्म, फिनिश, ठीक है ना। और कंट्रोल ए में क्या होता है ये भी बताइए आप लोग। कंट्रोल ए जो होता है वो होता है सिलेक्ट ऑल, ये सिलेक्ट करने के लिए। कंट्रोल जेड जो होता है वो अनडू होता है। क्या होता है? अनडू। और कंट्रोल एक्स खत्म करने के लिए होता है, कट करने के लिए होता है। कंट्रोल जो पी होता है वो प्रिंट कमांड होता है। कैसा कमांड होता है? ये प्रिंट कमांड होता है। और कंट्रोल सी कॉपी करने के लिए। कंट्रोल वी क्या होता है? किसके लिए होता है? पेस्ट करने के लिए। इसके अलावा और कुछ शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ, उसको भी ध्यान दीजिएगा। देखो अगर आपसे पूछा जाए कंट्रोल बी क्या होता है? कंट्रोल बी होता है बोल्ड के लिए। कंट्रोल बी क्या होता है? बोल्ड के लिए, ठीक है ना। और कंट्रोल सी क्या होता है? कॉपी के लिए। कंट्रोल डी क्या होता है? डिफरेंट फॉन्ट के लिए। कंट्रोल ई क्या होता है? अलाइनमेंट के लिए। कंट्रोल एफ क्या होता है? फिक्स के लिए। कंट्रोल जी क्या होता है? गॉट टू के लिए। कंट्रोल एच क्या होता है? रिप्लेसमेंट के लिए। कंट्रोल आई क्या होता है? इंटैलिक अक्षर के लिए। कंट्रोल जे क्या होता है? जस्टिफाइड के लिए। कंट्रोल ओ क्या होता है? ओपन फाइल के लिए। कंट्रोल पी आई गया है इसके लिए, प्रिंट कमांड के लिए। कंट्रोल एस क्या होता है? सेव। कंट्रोल वी क्या होता है? पेस्ट। कंट्रोल यू क्या होता है? अंडरलाइन। कंट्रोल डब्ल्यू क्या होता है? फाइल क्लोज। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा वेटेज है। क्वेश्चन और भी आया हुआ था कि MS वर्ड में एक पेज के मध्य मार्जिन को निम्नलिखित में से किस टाइप से सेट करते हैं? वो था लेआउट टाइप, पेज लेआउट टाइप। अगला क्वेश्चन आया हुआ था कंप्यूटर से ही हम डाटा को व्यवस्थित क्यों करते हैं? वो लास्ट होगा ताकि डेटा को व्यवस्थित और आसानी से समझा जा सके। अगला क्वेश्चन आया हुआ देखो किन से शॉर्टकट Alt + टैब को दबाने से क्या होता है? तो इसको सबसे पहले क्या है, एप्लीकेशन जो खुले हुए होते हैं उस पर हम स्विच करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो आया हुआ था कि भोलेनाथ तिवारी निम्नलिखित किस विद्रोह से संबंधित थे? भोलेनाथ तिवारी जो आए थे वो हमारे 1857 की क्रांति से आए थे। चंपारण आंदोलन कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। संथाल विद्रोह भी बता दिए। बारदौरी आंदोलन सरदार पटेल वाला है। चंपारण गांधी जी वाला है। अब बताइए संथाल विद्रोह कहाँ हुआ था? बताइए फटाफट। अभी बताया हूँ संथाल विद्रोह कहाँ हुआ था। और इसके साथ सन्यासी विद्रोह भी बताइए। दोनों बिहार और कहाँ हुआ था? बिहार और बंगाल में हुआ था। ठीक है, रहेगा ना, याद रहेगा। अब बताइए सन्यासी विद्रोह के मेन व्यक्ति कौन थे? केना सरकार। और जो हमारा संथाल विद्रोह उसके व्यक्ति मेन बताइए कि सिद्धू कानू। संथाल के कौन से थे? सिद्धू कानू। अब इसका एनालिसिस करते हैं कि भाई ये जो शिफ्ट रहा ये भी बहुत तगड़ा ही रहा है। तो GS भाई सबकी उड़ा दे रही है, 10-12 कर लो बहुत है। केवल आप फोकस मैथ और रीजनिंग पर करो, बाकी तो बहुत 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 ज़्यादा टफ पूछ रहा है, ठीक है ना। कितना टफ पूछ रहा है कोई पता नहीं, बहुत ज़्यादा टफ पूछ रहा है।
अभी 40 क्वेश्चन थे, जिसमें से 1 जून को आए हुए थे, 9 जून को फर्स्ट क्या कहते हैं, अब ये जो क्वेश्चन है सब आए हुए हैं। और आप लोग थोड़ा सा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, क्योंकि बहुत गरीब यूट्यूब चैनल है ये, और आपका सपोर्ट ही बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा। आपका लाइक और कमेंट भी बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा। चलिए कोई बात नहीं।